बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे एक हम रिक्वेस्ट है कि ये एक तिब्बी चैनल है और इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ये बेहतरीन मालूमात जो हैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचती रहें। आज हमारे टॉपिक जो है वो है नमूनिया, और हम देखेंगे कि ये नमूनिया कैसे पैदा होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं और हम हर्बल तरीक़े इलाज से किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कोई सी भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, वो हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो सोजिश पैदा कर देती है, जिसको हम नमूनिया कहते हैं। और इसके नतीजे के तौर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अगर हम इसका प्रॉपर इलाज ना करें तो ये नमूनिया आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार कर लेता है। लंग्स फाइब्रोसिस हो सकते हैं, आपको लंग्स का पैरालाइज हो सकता है और ऑक्सीजन की इंतहाई कमी हो जाती है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इससे पहले हमें देखना होगा कि अगर हम निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह समझ लें तो फिर हमें ऑक्सीजन की कमी क्यों वाक़या होती है इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो मैं बहुत ही शॉर्ट से आपको ये बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या है। हम सांस की नाली जो यहाँ से हमारे नीचे गुजरती है, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और दोनों साइडों पे हमारे जो फेफड़े लगे होते हैं, जो एक दाएं तरफ जो फेफड़ा है वो ज़रा बड़ा होता है क्योंकि उसके 3 लोब्स होते हैं, और जो हमारे बाएं तरफ का जो फेफड़ा है उसके 2 लोब्स होते हैं, और उसके नीचे दिल भी वाक़या होता है। जैसे मैंने बताया कि सांस की नाली या ट्रैकिया जब नीचे आता है तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये फर्दर छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। और एट द एंड जो है ये जो है एयर सैक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसे हम एल्वोलाइज भी कहते हैं। यानी एयर सैक्स क्या है, वो छोटे छोटे बैलून की तरह जो है वो हिस्से होते हैं। यूँ समझो कि जैसे आप बैलून के अंदर हवा भर लें तो अंदर से बैलून खाली होता है, बिल्कुल वैसे ही एल्वोलाइज या एयर सैक्स होते हैं। और इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आर्टियोल्स होती हैं, और जिससे जो है ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर खारिज होती है। तो दोस्तों, जितना भी हमारा ब्लड हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड होता है वो हमारे दिल में आता है, तो हमारा दिल जो है उन्हें प्योरीफाई करने के लिए हमारे फेफड़ों में भेज देता है, और फिर ये जो ब्लड है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हमारे जो हार्ट की तरफ आता है, और फिर हमारा दिल उसे पूरे बॉडी की तरफ जो है वो भेज देता है। इस तरह क्या होता है, जब हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जिस्म को अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें हमारे सेल्स से मिलती है, और ये सेल्स इस एनर्जी को हमारी खुराक के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर जज़ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से खारिज कैसे होती। जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस जब हमारे फेफड़ों में हमारे एल्वोलाइज यानी एयर सैक्स तक पहुंचता है, तो एयर सैक्स के जैसे मैंने पहले बताया उसके चारों तरफ जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो ऑक्सीजन को जज़ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसे हम एक्सहेल करते हैं यानी खारिज कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म का जितना भी सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम जो है वो हमें तमाम बीमारियों से महफूज भी रखता है। अगर किसी वजह से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फंगस जो है वो हमारे फेफड़ों के ऊपर अटैक कर देता है, तो सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों की नालियाँ जो ब्रोंकाइज के अंदर जो है वो सीलिया टाइप जो है छोटे छोटे बाल नुमा जो है वो साख्तें मौजूद होती हैं, जो कि उसको हमारे एयर सैक्स तक पहुँचने ही नहीं देती और उससे बाहर खारिज करती हैं, जैसे हम खांसी के साथ बाहर खारिज करते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से वो हमारे एयर सैक्स तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन बैक्टीरिया के ऊपर या वायरस के ऊपर अटैक कर देता है और इनको मारता है। इसी कश्मकश के अंदर कुछ तो हमारे ब्लड सेल्स जो आरबीसी जो तो वहाँ डेड हो जाते हैं, पर हमारे इस तरह के मैक्रोफेजेस वहाँ पर डेड होते हैं,
और बैक्टीरिया जो वहाँ पर आता है वो भी डेड होता है, जिसके नतीजे के तौर पर हमारे एयर सैक्स के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर शुरू होता है ऑक्सीजन की कमी का अमल, क्योंकि हमारे एयर सैक्स का काम ये था कि ऑक्सीजन को जज़ब करना। जब वहाँ पर पानी आ गया, और वो क्यों आया, वो रद्द अमल के तौर पे आया था उन बैक्टीरिया और वायरस और फंगस को ख़त्म करने के लिए। और इसको अगर वो ख़त्म नहीं कर सका हमारा जिस्म, हमारा कुव्वत मुदाफ़ा, तो फिर वहाँ पर पानी डेवलप हुआ। अगर यहाँ पर भी हमने उसका प्रॉपर इलाज ना किया तो फिर क्या होगा कि यही जो पानी है वो बाद में पस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम नमूनिया कहते हैं। अगर ये जो है इन्फेक्शन हमारे सिर्फ एक लोब के अंदर हो तो उसे हम लोबुलर जो नमूनिया कहते हैं, और अगर ये हमारे पूरे फेफड़े के अंदर चली जाए तो इसे हम फिर ब्रोंकियल नमूनिया कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ स्टेज होती हैं। सबसे पहले हम इसे कहते हैं कि बहुत ही एक्यूट किस्म का, बहुत हल्की किस्म की इन्फेक्शन होती है, और अगर ये माइनर इन्फेक्शन कहते हैं। अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए तो उसे हम मॉडरेट कहते हैं, और अगर ये दोनों फेफड़े तक चली जाए तो फिर हम इसे जो है सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जब पस पैदा हो गई तो क्या होगा कि हम सांस नहीं पूरी तौर पे ले सकेंगे, मतलब ऑक्सीजन हमें पूरी तौर पे नहीं मिल सकेगी, और ये ऑक्सीजन की कमी बाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं मौत भी वाक़या हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नमूनिया हो गया है? तो उसके कुछ मखसूस अलामात होती हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि हमें थोड़ा सा, यानी अगर आम इंसान जो है वो 1 से 6 मिनट तक चलता है तो उसे कोई सांस नहीं फूलता, लेकिन जब नमूनिया हो जाता है तो मरीज़ जैसे ही 1 से 6 मिनट के दरमियान में 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 6 मिनट बाद उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो है वो पस और पानी की वजह से हमारे एल्वोलाइज में जज़ब नहीं हो रही होती। तो पहली अलामत ये होती है कि हमें खांसी होना शुरू हो जाती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसके साथ जो है ऑक्सीजन लेवल कम, जब ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, हमारी चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी। और चूँकि अंदर इन्फेक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर 102 से 103 तक चला जाता है। बाहर का मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं होता, इसलिए मरीज़ को सर्दी लगती है। ये बुखार जो मरीज़ को होता है इसके अंदर दिन के टाइम तो इतना नहीं होता, रात के टाइम जो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है कि सुबह के टाइम अगर टेम्परेचर नहीं है तो रात को टेम्परेचर क्यों होना शुरू हो गया? अगर हम इसको तिब्ब यूनानी के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि, या नज़र आज़ा के हिसाब से देखें तो हमारे फेफड़े जो हैं वो ज़्यादातर किन खुलियात से बने होते हैं, वो मस्कुलर जो टिश्यू से बने हुए होते हैं, और दर इसलिए बने होते हैं कि जो भी जो है वो फैलना और सिकुड़ने का जो फेल होता है वो हमारे उज़लात ही करते हैं, वो हमारे मस्कुलर सेल्स ही करते हैं। तो वो उज़लात जिनकी मूवमेंट तो हमारे अपने कंट्रोल में होती है उसे हम इरादी उज़लात कहते हैं, और इनका मिजाज नज़र मुफ़रद आज़ा के मुताबिक जो है वो खुश्क और सर्द होता है। लेकिन वो मसल्स जिनकी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे फेफड़ों की मूवमेंट्स है, यानी उनका फैलना और सिकुड़ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये गैर इरादी उज़लात होंगे, इनवॉलंटरी मसल्स होंगे, और इनका मिजाज जो नज़र मुफ़रद आज़ा कहता है वो खुश्क और गर्म होता है। जब तक फेफड़ों का मिजाज खुश्क और गर्म रहता है तब तक ये बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं। तो इसके ऊपर असरात क्या होते हैं? तरीके असरात भी इस पर जब वारिद होते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं, और सर्दी के असरात भी जब इस पर वारिद होंगे तो भी ये बीमार होंगे। कभी तो ये है कि सिर्फ ये अभी जिस्म के फेफड़ों के अंदर बलगम और रतूबत होती है, और कभी ये बढ़कर जो है बहुत ज़्यादा वरम में तब्दील हो जाता है। तो जी दोस्तों, हम ये देखते हैं अगर हमने अपने आप को नमूनिया होने से बचाना है तो हमें 2 चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा। ना तो बहुत ज़्यादा हमें यानी रतूबात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर इन 2 चीज़ों से हम बचते रहेंगे तो लाजमी तौर पर हम इससे बच सकते हैं कि हमें नमूनिया नहीं होगा। वैसे नमूनिया होने की और भी कई वजूहात हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे आजकल के इन्फेक्शन ये वो जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है वो वायरल इन्फेक्शन है, जो कोविड इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है।
चूँकि कोरोना एक वायरस है और ये भी हमारे फेफड़ों के अंदर सबसे पहले नमूनिया ही डेवलप करता है। या और इसके जो वायरस या बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे थूक के रास्ते खारिज होते हैं, यानी एयर जो हमारे वाटर एयर ड्रॉप्स हैं उनके ज़रिए खारिज होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे को ट्रांसमिट ना हो तो फिर हमें कम से कम आइसोलेट होना पड़ेगा, हमें ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल अलग जगह पर रखना पड़ेगा ताकि घर के बाकी लोग भी इससे महफूज रह सकें। इस तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब वो अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको ये इन्फेक्शन जो है वो मिल जाती है, लेकिन हाँ जो अस्पताल से इन्फेक्शन मिलती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो मेडिसिन के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर चुके होते हैं। अगर किसी शख्स को, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन हो जाती है और हमें ये भी कन्फर्म हो जाए क्या ये जो है एक सिंगल फेफड़े के अंदर है, एक फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है या दोनों फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन है, तो दोस्तों जिस फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन होगी उस साइड का जो रुखसार होगा वो रेड हो जाएगा, वो नज़र आएगा, ये बहुत सुर्ख है। और दूसरा कंपेयर जो सुराख जो हमारा रुखसार होगा, चीक होगा, वो इतना ज़्यादा रेड नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी तो पूरा चेहरा रेड होना शुरू हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ तिब्ब इसका इलाज कैसे करती है। बहुत ही आसान इलाज है। हमने देखा है कि अब तो तबीब भी कर रहे हैं, इससे पहले की जो बूढ़ी औरतें थी उनके पास भी नमूनिया का बेहतरीन इलाज मौजूद था। तो हमने देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा किन लोगों को होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी किन के अंदर कम होती है? 60 ईयर्स के जो बूढ़े लोग हो तो उनमें, या 1 से 2 साल के जो बच्चे, ये 6 महीने के बच्चे, उनके अंदर होती है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को इन्फेक्शन होती है। तो आप इनका इलाज क्या करते हैं? जब बुखार हो रहा होता है इस नमूनिया के अंदर, तो मैं आपको उसके लिए कहवा बताता हूँ। अब वो कहवा जो है वो अगर छोटा बच्चा है तो 1-1 चम्मच दिन में 2-2 घंटे के बाद उसे दे दे, और अगर बड़ा आदमी है तो 1-1 कप बना के उसे दिन में 3 से 4 दफ़ा देंगे तो इंशाल्लाह जिसके इब्तदाई स्टेज पे जो बुखार हो रहा है उससे वो ठीक हो जाएगा। उसमें है आपने देना है लौंग जो है वो 3 दाने लेने हैं, मुनक्का 3 दाने लेना है, और इसमें 2 ग्राम जो आपने दालचीनी डालनी है। ये बड़े बच्चे के लिए मैं बड़े लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसको 1.5 कप पानी में पकाना है। जब 1 कप पानी रह जाएगा इसको फ़िल्टर कर लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो इसमें से 1-1 चम्मच है वो दिन में हर 2 घंटे के बाद बच्चे को देते जाएँ। और अगर बड़ा आदमी है तो फिर 1-1 कप पूरा जो है वो दिन में 4 दफ़ा देंगे तो इंशाल्लाह इससे मरीज़ को जो सर्दी से बुखार हो रहा था, जो फेफड़ों में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रही थी, वो इससे ठीक हो जाएगी। फर्दर आप सुनते हैं कि अब मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, उसमें चेस्ट के अंदर भी पेन होना शुरू हो रही है, उसको खांसी भी आ रही है, तो दोस्तों उस वक़्त हमारे पास बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो आज तक कभी भी नाकाम नहीं हुआ। नुस्खा आप नोट फरमा लीजिएगा। इसमें है लौंग जो है वो 10 ग्राम है, जवत्री जो है वो 20 ग्राम है, और दालचीनी जो है वो 30 ग्राम है, और इसके अंदर कुछ सा 12 सींगा, यानी 12 सींगा का जो सींग होता है उसको जला लिया जाता है। ये बेसिकली एक बहुत फाइन किस्म का कैल्शियम है, इसको हम इस्तेमाल करवाते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर। इस कैल्शियम के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि ये बहुत फेफड़ों में बहुत ज़्यादा उसके सेल्स के अंदर कुव्वत पैदा करता है, और वो जो रतूबत जो है वो एल्वोलाइज़ के अंदर, एयर सैक्स के अंदर, और हमारी जो सांस की जिस हमने बताया था वो जो एयर सैक्स हैं उनके अंदर जो रतूबत होती है ये फौरी तौर पर एक तो उनको जज़ब भी कर लेता है, और उसके साथ जो है उसकी सोजिश को जो मस्कुलर सेल्स हैं आपके फेफड़ों की, उसकी सोजिश को बहुत जल्दी उतार देता है, जिसके नतीजे में मरीज़ का जो नमूनिया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाता है। तो आपने करना क्या, ये कुश्ता 12 सींग है, ये 40 ग्राम डालना है आपने, यानी 10 ग्राम आपने लौंग पाउडर करके रख लेनी है, 20 ग्राम जवत्री पाउडर करके रख लेनी है, 30 ग्राम जो है आपने दालचीनी पाउडर करके रख ली, और 40 ग्राम या 30 ग्राम जो है आपने कुछ सा 12 सींगा जो है वो फाइन पाउडर किया हुआ आपने से सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लें। अगर छोटा बच्चा है तो 1 रत्ती जो है उसे दिन में 4 दफ़ा देना है आपने, और अगर बड़ा आदमी है तो 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक दिन में 4 दफ़ा दें, और साथ ये कहवा भी दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नमूनिया के जितने भी बैड इफ़ेक्ट हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और बच्चा जो है या बड़ा है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा
इस इन्फेक्शन को रिकवर और मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए 3 से 4 हफ्ते ज़रूर लग जाते हैं। आपने पेशेंट को मॉनिटर भी करते रहना है, उनकी अलामात को भी देखते रहना है। अगर खुदा न खास्ता उसके ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो सांस रुकना शुरू हो रहा है, तो फिर उसके साथ आपको हो सकता है ऑक्सीजन भी देनी पड़े। लेकिन इब्तदाई तौर पर आप देखेंगे, जैसे यानी आप देखेंगे अब बहुत ही इब्तदाई कंडीशन के अंदर या उसके थोड़ा सा आगे तकलीफ बढ़ रही है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक़्त आपका ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है, जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे बनाइएगा और नमूनिया के मरीज़ों पे इस्तेमाल करवाइएगा, या वो लोग खुदा न खास्ता जो नमूनिया के पेशेंट हैं, हम वो इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी इससे नमूनिया से वो ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये कुदरती दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आप बिल्कुल इसे किसी किस्म की हेजिटेशन के बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इसाक सुल्तान फ्राम लाहौर।